इसका न्यूमोनिक सुनो। जिसे सुना होगा कि ओशन में आप बच्चे थे तो आप सुनते थे ना कि जलपरियां पाई जाती हैं, और जलपरी ह्यूमन की बहुत मदद करती है, बिल्कुल मम्मी जैसी, बिल्कुल माँ जी सी वो मदद करती है। तो बस ट्रिक याद रखना, परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी या इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ट्रिक। तो मैंने लिखा ओशियन, ठीक है, ओशियन की हसीना, क्योंकि सुंदर होती है जलपरी, मतलब कहानियों में तो ऐसा ही सुना है कि हसीना माजी सी, बस खत्म। देखो कुछ भी तुम्हें नहीं याद करना है, ओशियन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए, फालतू नहीं कि पंखे से लटका दिया और सीता ने गीता को कहा, इस टाइप की ट्रिक नहीं जो आप भूल जाओ, सीधा सीधा है ओसीएन, ऑक्सीजन, कार्बन, देन नाइट्रोजन। की से क्या हुआ, कैल्शियम, हाइड्रोजन, उसके बाद आपका आ गया सल्फर, उसके बाद सोडियम, देन मैग्नीशियम, और नेग्लिजिबल अमाउंट में सिलिकॉन। तो ये आपका क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया परसेंटेज वेट के अकॉर्डिंग आपके सभी एलिमेंट्स को, ठीक है। ओशियन की से क्या हुआ, कैल्शियम, हसीना हाइड्रोजन, सल्फर सोडियम, देन मैग्नीशियम, और सिलिकॉन आपका क्या हुआ, नेग्लिजिबल। आइए इसे एक बार हम लोग अपने चार्ट से देख लेते हैं, जल्दी से देखना। OCN की मतलब कैल्शियम, हसीना माजी सी मतलब मैग्नीशियम और सिलिकॉन। अब आइए अब हम यहां पर एक ट्रिक देखेंगे, एक न्यूमोनिक देखेंगे, परसेंटेज वेट ऑफ एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट को उनका सीक्वेंस याद करने की ट्रिक। तो बेटा आपने सुना होगा ओशो एक फेमस फिलोसोफर थे, ठीक है, जिनकी बातें दुनिया में बहुत लोग मानते हैं, जो जीवन जीने का तरीका सिखाते थे कि भाई जीवन में कैसे टेंशन को कम किया जाए, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी चीजों पर, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ओशो ने बातें की थी, ठीक है। तो बेटा अगर ओशो का नाम है तो शिकन कैसी, मतलब तो टेंशन किस बात की, ओशो की थ्योरीज पढ़ रहे हो तो टेंशन किस बात की। तो ये ट्रिक हो गई हमारी, ओशो, ओशो का नाम है तो शिकन कैसी, शिकन में SCN लिख दे रहा हूं, शिकन कैसी, ठीक है। देखो ऐसी न्यूमोनिक बनाओ जो खट से याद हो जाए, ठीक है। ओशो का नाम है तो शिकन कैसी, ओ से हुआ आपका ऑक्सीजन, शो से हुआ आपका सिलिकॉन, का से हुआ आपका कैल्शियम, ना से हुआ आपका Na मतलब सोडियम, मा से हुआ आपका मैग्नीशियम, है से हुआ आपका हाइड्रोजन, तो का मतलब कुछ नहीं, SCN मतलब सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ओशो का नाम है तो शिकन कैसी, ओ से ऑक्सीजन, शो से सिलिकॉन, का से कैल्शियम, ना से सोडियम, मा से मैग्नीशियम, है से हाइड्रोजन, शिकन SCN सल्फर कार्बन नाइट्रोजन। तो नॉन लिविंग में आपका सबसे कम क्या हुआ, नाइट्रोजन। इस तरीके से हमने ये चार्ट अपना तैयार कर लिया, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। A list of representative inorganic constituent of living organism। यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक आपके कंस्टिट्यूएंट दिए गए हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, सिर्फ इनको एक बार देख लो, पता तो हमें है ही, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, S2, और अगर हम कंपाउंड्स में आ जाए तो NaCl, COCO3, फॉस्फेट, सल्फेट। तो ठीक है, ये तो एक जनरल बात है, इससे कोई सवाल नहीं बनेगा। आइए अब हम रिवाइज करेंगे, सबसे पहले प्रोटीन, प्रोटीन के बाद हम रिवाइज करेंगे आपका लिपिड, लिपिड के बाद हम रिवाइज करेंगे आपका न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के बाद सबसे लास्ट में हम रिवाइज करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब आइए सबसे पहली बात, ये चारों के चारों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहली बात, ठीक है। तो ये बार बार नहीं बताया जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट, ये चारों के चारों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट का पूछा जाए तो पॉलीसेकेराइड, क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट में भी कौन, पॉलीसेकेराइड। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड ये आपके स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन आपका जो लिपिड है वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है, लेकिन इसका वजन 800 डाल्टन से कम आता है, गॉट इट। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीसेकेराइड आपके एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, और ये बिल्कुल बिना किसी शक के एक परफेक्ट मैक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि इनका वजन 10,000 डाल्टन से ज्यादा आता है। अच्छा अगली बात बेटा, प्रोटीन जो है, प्रोटीन का मोनोमर होता है अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड के जुड़ने से आपके क्या बनते हैं, प्रोटीन, गॉट इट। वहीं पर लिपिड आपका पॉलीमर नहीं है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट में आपके जो डाइसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड है
उन सबका मोनोमर है मोनोसैकेराइड। तो सबसे पहली बात हम शुरू करेंगे प्रोटीन पर। अब देखना, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अमीनो एसिड के जुड़ने से एक लंबी सी चेन बनेगी, ठीक है, और उस लंबी सी चेन को हम पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड का प्रोटीन बनाती है, इसको अच्छे से समझना। जब आपके 100 अमीनो एसिड से ज्यादा आपस में जुड़ जाए, समझना कायदे से, अमीनो एसिड जुड़ गए तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाएगी, लेकिन पॉलीपेप्टाइड का प्रोटीन कहलाएगी जब 100 अमीनो एसिड से ज्यादा आपके अमीनो एसिड आपस में जुड़े और इनका वजन 10,000, 10 के मतलब 10,000 म्यू से ज्यादा है, प्लस उसका कुछ ना कुछ बायोलॉजी में सिग्निफिकेंस हो, मतलब बायोलॉजिकल रोल हो, तो वो पॉलीपेप्टाइड आपकी क्या कहलाएगी? प्रोटीन, ठीक है। अमीनो एसिड की चेन सिंपली क्या कहलाती? पॉलीपेप्टाइड। लेकिन जब पॉलीपेप्टाइड में अमीनो एसिड 100 से ज्यादा हो और वजन 10,000 के, ठीक है, 10,000 के मतलब 1000, ठीक है, 10 के म्यू से ज्यादा हो, तो ऐसी पॉलीपेप्टाइड आपकी क्या कहलाती है? प्रोटीन कहलाती है। अब अच्छे से समझिएगा एक चीज को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल अमीनो एसिड को। अगर हम एक सिंगल अमीनो एसिड की बात करें तो बेटा एक अमीनो एसिड एक्चुअली में अमीनो एसिड में आपका पाया जाएगा कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन तो कंपलसरी है क्योंकि ऑल कार्बन कंपाउंड आर नॉट ऑर्गेनिक बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन। कॉमन सेंस लगाओ, जब प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन बना किससे है? अमीनो एसिड से, गॉट इट। तो अमीनो एसिड भी क्या होगा? अमीनो एसिड भी क्या होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई आपकी? 4, गॉट इट। अच्छा, उसमें क्या होता है, एक अमीनो एसिड में आपका एक अमीनो ग्रुप लग गया, एक आपका लग गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक आपकी लग गई हाइड्रोजन और एक हो गया आपका आर। आर जो है मतलब वेरिएबल, यहां पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, यहां पर CH3 लग सकता है, CH2OH लग सकता है, तो आर आपका क्या हुआ? वेरिएबल। लेकिन वो तीनों चीजें आपकी अमीनो एसिड में फिक्स होंगी। कौन कौन? NH2, हाइड्रोजन, COOH, ये हर अमीनो एसिड में होगा। लेकिन जो आर है ये वेरिएबल होगा, मतलब आर चेंज करते जाइए और नया नया अमीनो एसिड बनाते जाइए, गॉट इट। अब अच्छे से समझिएगा इसे। अब अमीनो एसिड के भी दो फॉर्म होते हैं, एक कहलाता है डी फॉर्म और एक कहलाता है एल फॉर्म। अगर आपका NH2 लेफ्ट साइड लगा है, जैसे इधर किधर लगा है? लेफ्ट साइड, तो वो आपकी कहलाएगी एल फॉर्म, ठीक है। और अगर ये राइट साइड लगा होता, COOH उधर होता, तो वो कहलाती है आपकी डी फॉर्म, ठीक है। एल फॉर्म ऐसे याद रख लो, एल फॉर्म मतलब लेफ्ट। अगर NH2 आपका लेफ्ट साइड लगा है तो एल फॉर्म और राइट साइड लगा है तो डी फॉर्म। लेकिन बायोलॉजी में हम जितने अमीनो एसिड पढ़ते हैं वो आप कैसे पढ़ते हैं? एल फॉर्म वाले। मतलब याद रखिएगा NH2 इधर ही लगाइए, कुछ किताबें गलत बना देती है, आपको चक्कर में नहीं पड़ना, आपको हमेशा एल फॉर्म वाला ही बनाना है, ठीक है। तो NH2 हम किधर लेंगे बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। अब अच्छे से देखना बेटा, यहां पर आपको मीथेन दिख रही होगी CH4, ठीक है। अब मैं मीथेन की एक एक हाइड्रोजन उड़ाता जाऊंगा और कुछ ना कुछ लगाता जाऊंगा। देखना, ये आपकी मीथेन है। अब मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाया, NH2 लगाया, एल फॉर्म, गॉट इट। एल फॉर्म में क्या होगा? NH2 लेफ्ट साइड। अब मैं फिर एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और COOH लगा दिया। फिर मैंने एक हाइड्रोजन हटाई और यहां पर वेरिएबल ग्रुप लगा दिया, दैट इज डेजिग्नेटेड बाय सिंबल R, ठीक है। अब R पर अगर हाइड्रोजन है तो ये अमीनो एसिड कहलाता है ग्लाइसिन। CH3 लगा है एलानिन और CH2OH लगा है तो सीरीन। ट्रिक याद रखना, गैस, GAS। स्ट्रक्चर देके पूछ लेगा पहचान कौन, तो बेटा हाइड्रोजन ग्लाइसिन, CH3 एलानिन, CH2OH लगा है, ठीक है, मतलब मेथिल हाइड्रोक्सिल लगा हुआ है, हाइड्रोक्सिल मेथिल लगा हुआ है, तो ये कहलाएगा सीरीन। ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, गॉट इट। अब अच्छे से समझना बेटा, ये जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं कौन कौन आपके? COOH और ये जो NH2 लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप आपके डिसाइड करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। कि भैया सीधी सी बात है, फंक्शनल ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते क्यों हैं? क्योंकि रिएक्शन में वो क्या करते हैं? फंक्शन दिखाते हैं। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेंगे। और साथ में जो आपका R है, क्या बोला? R, जिसे हम बोल रहे हैं वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। अब अगर इसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है तो ये भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। जैसे सीरीन नाम के अमीनो एसिड के पास OH होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी इफेक्ट किससे होती है? फंक्शनल ग्रुप से, ठीक है। इसका मतलब NH2 COOH और अगर R जो भी आपने यहां लगाया उसके पास फंक्शनल ग्रुप है तो वो आपकी इफेक्ट करेगा केमिकल प्रॉपर्टीज को अमीनो एसिड की, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपका सिंपली कौन डिसाइड करेगा? R, ठीक है। थोड़ा बहुत रोल इनका होगा। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज डिसाइडेड बाय NH2 COOH एंड R, which is variable group।
हाइड्रोजन लगाया ग्लाइसिन, हाइड्रोजन यहाँ रखा ग्लाइसिन, CH3 रखा, मैथिल ग्रुप रखा एलानिन, CH2OH रखा, तो आपका क्या कहलाएगा सीरीन। तो क्या मैं अपनी इतनी बातों से कह सकता हूं कि अमीनो एसिड, ये क्या थे मीथेन, अमीनो एसिड, हाइड्रोजन हटाया NH2, हाइड्रोजन हटाया COOH, हाइड्रोजन हटाया आपका लगा दिया यहां पर एक वेरिएबल ग्रुप। तो क्या मैं बोल सकता हूं अमीनो एसिड आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, अर्थात मीथेन में सब्स्टिट्यूशन करा करा के हमने क्या बनाया अमीनो एसिड। अब ये कार्बन आपका क्या है अल्फा कार्बन, गॉट इट, क्योंकि इसी से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, COOH और NH2 इसी से अटैच्ड है, दैट्स व्हाई हम इसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड, गॉट इट। चलिए अब आगे देखिएगा, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियल ऑफ द अमीनो, ठीक है, किन किन बातों पर एसेंशियली डिपेंड करती है, अमीनो ग्रुप पर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर और आर, ठीक है। अब अमीनो एसिड आपके कितना अमीनो ग्रुप लगा है, कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर आधार पर अमीनो एसिड आपके हमने डिसाइड किए एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। चौथा मत देखो अभी, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो अमीनो एसिड को कैसी प्रॉपर्टी दे रहा होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी, वहीं पर अमीनो ग्रुप क्या दे रहा होगा, बेसिक प्रॉपर्टी। अब अगर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप ज्यादा है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, नहीं सर एक बेटा एक तो फिक्स है, होना ही होना है, COOH और NH2 ये तो होना है एक, लेकिन अब R में अगर मान लो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक और है, यहां पर जो वेरिएबल ग्रुप लगाया है उसमें एक COOH और लगा हुआ है कहीं पर, तो अब क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा अमीनो ग्रुप से, तो अमीनो एसिड कैसा हो जाएगा एसिडिक। और अगर NH2 के नंबर ज्यादा है COOH की तुलना में तो बेसिक, और अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है तो आप क्या बोलोगे न्यूट्रल। अब चलो जल्दी से बताओ ग्लूटामिक एसिड आपका कैसा अमीनो एसिड होगा, नाम में ही एसिड लगा है तो आपका ग्लूटामिक एसिड किसका एग्जांपल हो गया, एसिडिक अमीनो एसिड का। वहीं पर लाइसिन बेटा आपका बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड का एग्जांपल लाइसिन। अच्छा ये बताओ एक ट्रिक है, वैसलीन लगाते हो तो क्या वैसलीन लगाते हो तो वैसलीन बेटा इनर्ट होती तभी होठों पे लगाते हो, अगर रिएक्टिव होती तब तो तुम्हारे होठ को जला भी सकती थी। तो वैसलीन आपकी क्या है न्यूट्रल बिल्कुल, ठीक है। तो वैसलीन से याद रख लेना वैलिन, गॉट इट। तो अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीनो दैट इज बेसिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक दैट इज एसिडिक ग्रुप, इन किसके नंबर ज्यादा है इस आधार पर एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक अमीनो एसिड, अगर NH2 ग्रुप ज्यादा तो बेसिक अमीनो एसिड, और अगर दोनों बराबर नंबर में तो न्यूट्रल। चलो जल्दी से बताओ, एक अमीनो एसिड है जिसमें NH2 जो है आपके वो NH2 की नंबर है 2, मतलब NH2 जो है उस अमीनो एसिड में दो जगह पाया गया, ठीक है। तो बताओ अमीनो एसिड एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल, पता नहीं, क्या पता कार्बोक्सिलिक एसिड तीन लगे हो तो फिर वो क्या हो जाएगा एसिडिक, गॉट इट। तो सिर्फ एक की इंफॉर्मेशन से आप ये नहीं बता सकते कि एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है। अब आपने सुना होगा हकल रूल, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो कुछ अमीनो एसिड हैं जो हकल रूल को फॉलो करते हैं, उसके साथ और भी कंडीशंस वो हमें जाननी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बायोलॉजी देख रहे हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जांपल देखना, टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन। क्या टायरोसिन, फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन। बेटा हकल रूल यूजुअली एग्जाम में पूछा जाता था, जब आप 11th 12th में थे आप भूल जाते थे जो भी उसके रूल्स थे, तो आप क्या करते थे टीपते थे ना, क्या करते थे टीपते, मतलब नकल करते थे, टीपीते, ठीक है, टीपीटी, याद हो गया। तो टायरोसिन, साथ में बोलो फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, ये क्या हुआ एरोमेटिक। तो खत्म हो गया अमीनो एसिड आपके तीन प्रकार के, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, और अलग से मैंने क्या बताया आपको एरोमेटिक। एसिडिक में क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा किसकी तुलना में NH2 की। अच्छा बेसिक में क्या होगा NH2 ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक से दोनों बराबर होंगे, न्यूट्रल, हकल रूल फॉलो करेंगे, एरोमेटिक। एसिडिक का एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड, बेसिक का एग्जांपल लाइसिन, न्यूट्रल का एग्जांपल वैलिन, ठीक है, और एरोमेटिक का टायरोसिन, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन। नाउ अब अच्छे से देखिएगा इसको, देखो इसको देखने से पहले एक बात याद रखना, वैसे तो अमीनो एसिड आपके हजारों हो सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी में जो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड होते हैं वो सिर्फ 20 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के 20 टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं, गॉट इट। अब यहां पर अच्छे से देखना, अब यहां पर आपको अमीनो एसिड के विभिन्न रूप दिखाए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म दिखाए गए हैं। अब अच्छे से समझना, सबसे पहले ये बीच वाले फॉर्म को समझो, ये क्या कहानी है इसकी, ठीक है। अच्छा इसको समझने के लिए चलिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे वापस चलते हैं। अब पहले हम एक चीज सीखते हैं, ये मैंने बनाया कार्बन, ये मैंने ली 4 वैलेंसी, टेट्रावैलेंट है, NH2 लगा हुआ लेफ्ट साइड क्योंकि बायोलॉजी में L कॉन्फ़िगरेशन वाला यूज होता है, यहां लगाया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और यहां लगाया R, ठीक है, जो वेरिएबल है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा अगर मैं बात करूं
कि इस अमीनो एसिड को मैंने रख दिया एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एसिड जो है अपना H+ रिलीज करेगा। जब COOH अपना H+ रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको देकर जाएगा, आपका ऑक्सीजन को, ठीक है, तो ये हो जाएगा COOH से COO- और ये आपका H+ हो गया रिलीज, ठीक है। अब जैसा कि NH2 आपका बेसिक है, तो बेसिक बेटा बेसिक चीज क्या, बेसिक ग्रुप्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन मतलब H+ एक्सेप्टर होते हैं। अब अगर मैं NH2 को खोल के लिखूं, ठीक है, अब इधर देखना, तो बेटा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, एक ये हो गया, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली अपने, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बाकी रह गए, 2, और ये हो गए इसके लोन पेयर, ठीक है। अब ये इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ओवरऑल इस कंपाउंड पर अब क्या आ गया, 1+ चार्ज, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे NH3+, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब अमीनो एसिड किसमें रखा हो, एक्वस सॉल्यूशन में, गॉट इट। तो यहां पर अब मैं लिखूंगा NH3+। अब गौर से देखो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड छोड़ो, मैं कह रहा हूं ज्विटर फॉर्म का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा, सुनो, ज्विटर फॉर्म क्या होता है, एक ऐसी फॉर्म, या ज्विटर आयन बोल लो, एक ऐसी फॉर्म, ठीक है, किसी भी आयन की, किसी भी कंपाउंड की एक ऐसी फॉर्म जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो, मतलब डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा हो, 2 पोल एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन ओवरऑल वो कंपाउंड आपका न्यूट्रल है, तो ऐसी फॉर्म कहलाती है ज्विटर आयनिक फॉर्म। गॉट इट। कोई भी अमीनो एसिड की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी हो आप उसे बोलोगे ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, ठीक है, जिसकी वजह से पोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एक मतलब एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो पोल तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है। तो मैं बोलूंगा अमीनो एसिड की ये फॉर्म क्या है, आपकी ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं दोबारा अमीनो एसिड बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको लो पीएच पर रखा। लो पीएच मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट में रखा, ठीक है। अब देखना जरा, लो पीएच पे रखा, और भाई एल कॉन्फ़िगरेशन वाला लेंगे, ऊपर लगाए हाइड्रोजन, नीचे लगाए एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, एसिडिक एनवायरनमेंट में रखने पे H+ की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। तो आप ये H+ NH2 क्या लेगा, H+ उठाएगा और ये बना देगा NH3+। तो ये फॉर्म जो है आपकी कब होगी, जब अमीनो एसिड रखे जाएंगे लो पीएच पर, ठीक है। चलो एक बार हाई पीएच पर रख के देखते हैं। अब हाई पीएच कहने का मतलब हम इसे बेसिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन बनाया, सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म बनाओ, COOH, हाइड्रोजन, NH2 इधर, मतलब एल कॉन्फ़िगरेशन, यहां लगाया R। अब अगर आप OH- दे रहे हो ज्यादा, ठीक है, मतलब उसका पीएच जिस भी एनवायरनमेंट में रख रहे हो, पीएच बढ़ा रहे हो या बेसिसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब OH- बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा, COOH अपना H+ दे देगा, और यहां हो गया COO- और H+ और OH- मिलकर बना देगा वाटर, और अमीनो एसिड का ऐसा फॉर्म आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ओवरऑल चार्ज कैसा आएगा, मतलब लो पीएच पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, किसकी वजह से, NH3+ की वजह से। अगर हम पीएच बढ़ाते हैं तो चार्ज कैसा आएगा, मतलब बेसिसिटी पैदा करते हैं तो कैसा आएगा, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव ड्यू टू COO-, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर रखते हैं, मतलब एक्वस एनवायरनमेंट पर अगर हम रखते हैं, तो ज्विटर आयनिक फॉर्म बनेगी, मतलब ओवरऑल अमीनो एसिड आपका क्या होगा, न्यूट्रल। तो यहां पर देखिएगा, अ ज्विटर आयन इज अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप। अब अच्छे से देखिएगा, अब यहां पर ये है ज्विटर आयनिक फॉर्म, ठीक है, प्लस माइनस, भाई जितना प्लस उतना माइनस, ओवरऑल न्यूट्रल। अब लो पीएच पर रखा, तो अब क्या हुआ, लो पीएच मतलब H+ एनवायरनमेंट में रखा, तो H+ NH2 ने लेकर NH3+ बना लिया, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। वहीं पर जब एट हाई पीएच रखा, जब हाई पीएच पे रखा मतलब बेसिक एनवायरनमेंट में, जब बेसिक एनवायरनमेंट में रखा, तो ओवरऑल क्या हो गया बेटा, ओवरऑल चार्ज आ गया नेगेटिव, मतलब आपका लो पीएच पर कैटायन बनेगा, हाई पीएच पर एनायन बनेगा, और न्यूट्रलिटी के स्टेट में ज्विटर आयन बनेगा। आइए अब हम बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ठीक है, इसे जानना बहुत जरूरी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बात एक्सप्लेन की गई है, आपको जानना बायोलॉजी के लिए भी जरूरी है। अच्छे से देखना बेटा, सबसे पहले समझो प्रोटीन की नेटिव फॉर्म क्या होती है। नेटिव फॉर्म कहने का मतलब होता है कि बेटा अगर कोई भी प्रोटीन है,
ठीक है, और वो बायोलॉजिकल सिस्टम की प्रोटीन है, ठीक है। तो कोई किसी भी प्रोटीन का एक 3 डायमेंशनल यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं ग्लोबुलिन की बात करूं, फाइब्रिनोजेन की बात करूं, तो इनका एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और वो उसका यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, बिल्कुल जैसे मान लो वुलन बॉल की तरह है, ठीक है, पूरी ऐसी बॉल की तरह होगी, वो यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका कहलाता है उस प्रोटीन का नेटिव फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोटीन को हाई टेम्परेचर दे दें, मतलब हाई टेम्परेचर दे दो, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब आप प्रोटीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, या आप पीएच डिस्टर्ब कर दो, ठीक है, तो होगा क्या, हाई टेम्परेचर या पीएच डिस्टर्ब करने पर ये जो आपका यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये आपका खुलने लगेगा, और जो हेलिक्सेस हैं ये अब आपके खुलेंगे, मतलब अनफोल्ड होंगे, मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर खत्म, सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म, लेकिन बाकी क्या रह जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो आपका बना रहेगा। और अब क्या प्रोटीन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की रह गई? नहीं, क्योंकि उसके पास अब पॉकेट्स है ही नहीं, एक्टिव साइट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये प्रोटीन मान लो एंजाइम है, तो क्या ये सबस्ट्रेट को फंसा पाएगी? नहीं। अब ये सिंपल आपकी एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, और यही कहलाता है कि प्रोटीन का नेचर कर दिया डिस्टर्ब, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जब आपने हाई टेम्परेचर दिया, या जब आपने पीएच क्या किया, डिस्टर्ब किया, तब आपका प्रोटीन क्या होगा, वो अनफोल्ड होगा, हेलिक्स आपके खुलेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर बाकी रहेगा, टर्शरी और सेकेंडरी नहीं होगा। एंड दिस इज प्रोटीन के नेचर को रिमूव करना, डी मतलब रिमूवर, नेचुरेशन मतलब नेचर, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। चलिए अब पढ़िएगा, प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी कोई ना कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगी, और ये प्रोटीन की कहलाएगी, ये प्रोटीन कहलाएगी नेटिव प्रोटीन, या प्रोटीन की नेटिव फॉर्म। लेकिन जब प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में है, लेकिन उसको सब्जेक्ट कराएगा, उसका सामना कराएगा, फिजिकल चेंज किया गया, टेम्परेचर चेंज कर दिया गया, या आपका फिजिकल चेंज मतलब चारों तरफ का कोई केमिकल चेंज कर दिया, या पीएच चेंज कर दिया, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, तो उसके बॉन्ड्स टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब, तो जो ग्लोब्यूल है वो अनफोल्ड होगा, हेलिक्स उसके अनकॉइल्ड होंगे, प्रोटीन लूज करेगी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और ये कहलाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सीधी बात है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे। अगला, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, प्राइमरी तो बना रहेगा, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ पाओगे, ठीक है। अब इसके दो एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं। पहला है कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, जो अंडे की जर्दी होती है व्हाइट वाली, ठीक है, वो क्या व्हाइट ऐसे ठोस होती है? नहीं, शुरू में क्या होती है बेटा, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब आप बॉईल करते हो तो उसकी एल्ब्यूमिन डीनेचुरेट होने लगती है, अल्टीमेटली वो कंडेंस हो जाती है और व्हाइट कलर की जर्दी बनाती है, तो डीनेचुरेशन हुआ वहां पर एल्ब्यूमिन का। तो कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग, ये किसका एग्जांपल हुआ? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, गॉट इट। दूसरा, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब कहने का दूध से दही का बनना, कर्ड का बनना, ये भी एग्जांपल किसका है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, जो लैक्टोबैसिलस कराता है, ठीक है। ये होता किस वजह से है? क्योंकि लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट होता है आपका? लैक्टोबैसिलस, और लैक्टिक एसिड की वजह से प्रोटीन का क्या होने लगता है? डीनेचुरेशन, आपने चारों तरफ का एनवायरनमेंट चेंज किया। तो इस तरीके से हमने डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देख लिया। नाउ अब यहां तक हम ये समझ चुके हैं कि आपका जो अमीनो एसिड होता है वो हम उसे अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक और NH2 सेम कार्बन पे जुड़े हैं, और आपका NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आयनाइजेबल नेचर होता है, अलग अलग पीएच पर ये अलग अलग तरीके से आयनाइज होते हैं, और अमीनो एसिड को पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज देते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें, कायदे से समझिएगा इस बात को, दोबारा सुनिएगा, प्रोटीन की डेफिनेशन की, तो प्रोटीन की डेफिनेशन थी कि प्रोटीन एक लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन है जिसमें 100 अमीनो एसिड से ज्यादा अमीनो एसिड होंगे, प्लस जो इसका मास होगा वो 10,000 म्यू से ज्यादा होगा, तब एक पॉलीपेप्टाइड आपकी प्रोटीन कहलाएगी। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होते हैं, 51 अमीनो एसिड होने के बावजूद ये आपकी प्रोटीन कहलाती है। नहीं, पॉलीपेप्टाइड तो है, देखो हर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नहीं है, लेकिन हर प्रोटीन आपकी पॉलीपेप्टाइड होगी, पक्की बात है, क्योंकि ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे अमीनो एसिड्स के बीच में। तो अब समझिएगा मेरी बात, तो इंसुलिन 51 अमीनो एसिड होती है, लेकिन उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होने की वजह से हम इंसुलिन को क्या मानते हैं? प्रोटीन, ठीक है। तो ऑल पॉलीपेप्टाइड्स आर नॉट प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, गॉट इट। चलिए अब हम अगर बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन एक हेट्रोपॉलीमर है। हेट्रोपॉलीमर मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप के मोनोमर है। प्रोटीन बनता तो अमीनो एसिड से है, लेकिन अमीनो एसिड भी 20 डिफरेंट टाइप्स के हैं।
तो कोई भी ऐसी प्रोटीन नहीं है जिसमें पूरे में ग्लाइसिन पाया जाए, या पूरी की पूरी चेन आपकी एलानिन की बनी है, कहीं ग्लाइसिन कहीं एलानिन तो कहीं सीरिन कहीं कुछ तो कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। गॉट इट? तो अब अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं कि प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर। हमने क्या किया है, अमीनो एसिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक कहलाते हैं हमारे एसेंशियल, एक कहलाते हैं नॉन एसेंशियल। तो बेस क्या है डिवाइड करने का, अगर हमारी बॉडी उस अमीनो एसिड को अपने अंदर सिंथेसाइज कर सकती है तो वो अमीनो एसिड क्या मेरे लिए जरूरी है बाहर से लेना? नहीं। तो ऐसे अमीनो एसिड आपके कहलाएंगे नॉन एसेंशियल। लेकिन अगर हमारी बॉडी उस अमीनो एसिड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती है तो हमें बाहर से लेना एसेंशियल है, और वो अमीनो एसिड आपके क्या कहलाएंगे? एसेंशियल। मतलब इसका क्या हुआ कि एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे लिए एसेंशियल क्यों है? क्योंकि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है। इसका मतलब हम डाइटरी प्रोटीन से वो अमीनो एसिड पाएंगे। लेकिन नॉन एसेंशियल क्यों नॉन एसेंशियल? क्योंकि मेरी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, तो अब यहां पर अच्छे से देखिएगा, द अमीनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, तो वो हमारे लिए क्या हुआ? नॉन एसेंशियल। लेकिन अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज हो बॉडी में और हमें सिंथेसाइज ना हो बॉडी में और हमें बाहर से लेना पड़े, मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड। अब यहां पर मैंने एसेंशियल की ट्रिक लिख दी है, बाकी बचे हुए नॉन एसेंशियल। तो बेटा ट्रिक हो गई पीटीवी टिम हॉल। क्या? पीटीवी टिम हॉल। पी से हुआ फेनिलैलानिन, साथ में बोलो पीटीवी टिम, टीआईएम, टिम हॉल, HALL। पी से फेनिलैलानिन, टी से थ्रियोनिन, वी से वैलिन, आगे टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मिथाइलिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन और लास्ट एल से लाइसिन। दोबारा पीटीवी टिमोल, पी से फेनिलैलानिन, टी से थ्रियोनिन, वी से वैलिन, टी से ट्रिप्टोफैन, आई से आइसोल्यूसिन, एम से मिथाइलिन, एच से हिस्टिडीन, ए से आपका आर्जिनिन, एल से ल्यूसिन और लास्ट एल से लाइसिन। गॉट इट? अब अच्छे से सुनिएगा मेरी एक बात, अगर आपसे पूछे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड तो ट्रिक याद रखना CMS। ठीक है, CMS बेटा अस्पतालों में होते हैं जो। ठीक है, तो जो C से हुआ सिस्टीन, M से मिथाइलिन, S से सल्फर, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन है? CMS। C से सिस्टीन, M से मिथाइलिन, R सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ना अब हम अमीनो एसिड का बिहेवियर देखते हैं, थोड़ा सा अमीनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अमीनो एसिड हमारे कलरलेस नेचर के होते हैं, पहली बात। दूसरा, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, प्लस सॉलिड के होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड, और ध्यान देने वाली बात यह है वाटर सॉल्युबल। गॉट इट? अब अच्छे से देखना बेटा, दोबारा इसे एक बार, CC याद रखना, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड नेचर और वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब कई बार हम सोचते हैं कि अमीनो एसिड के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। अब कई बार सोचते हैं नहीं NH2 है तो बेसिक करेगा, लेकिन नहीं, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे सॉल्ट में एक प्लस एक माइनस होता है, वैसे अमीनो एसिड के पास भी आयनिक फॉर्म में होता है। तो अमीनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमीन या सिंपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब आपका ये बिहेवियर जो है वो किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एंड बेसिक, दोनों ग्रुप है सेम मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से डाइपोलर आयन बनेगा, दैट इज ज़्विटर आयन। और अमीनो एसिड का ज़्विटर आयनिक फॉर्म न्यूट्रल होता है लेकिन कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। तो अमीनो एसिड ना एसिड की तरह बिहेव करता है ना बेस की तरह बिहेव करता है, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, मतलब एसिड के साथ बेस की तरह, बेस के साथ एसिड की तरह, इन ज़्विटर आयनिक फॉर्म। लेकिन ज़्विटर आयनिक फॉर्म की बात कर रहा हूं। अमीनो एसिड शो एम्फोटेरिक बिहेवियर एज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसेस, दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसेस। खत्म। अच्छा, अमीनो एसिड एक्सिस्ट डी और एल फॉर्म दोनों, लेकिन हम मोस्टली कौन वाला पढ़ते हैं? एल कॉन्फिगरेशन। ठीक है, मोस्ट नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड हैव एल कॉन्फिगरेशन। खत्म। एल अमीनो एसिड कौन से होंगे बेटा? जहां पर NH2 ग्रुप किधर होगा? लेफ्ट हैंड साइड। पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड हैव मॉलिक्यूलर मास हायर देन 10,000 म्यू इज कॉल्ड अ प्रोटीन। गॉट इट? चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर दो अमीनो एसिड आपस में चिपकते कैसे हैं। दो अमीनो एसिड अगर आप जोड़ना सीख गए तो आप जोड़ते जाओ, 1000 जोड़ो, 2000 जोड़ो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए पहले तो आपको दो अमीनो एसिड जोड़ना सीखना पड़ेगा, और दो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, या हम इसी को बोलते हैं एमाइड बॉन्ड। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं CONH बॉन्ड और एमाइड बॉन्ड। ठीक है, चलो अब इधर देखो, ये मान लीजिए मैंने बनाया एक अमीनो एसिड, कार्बन हो गई, वैलेंसी हो गई उसकी 4, हाइड्रोजन, NH2 इधर, मतलब L कॉन्फिगरेशन हो गया आपका, और लगाया COOH, इधर लगाया आपका वेरिएबल ग्रुप। ये रहा मेरा दूसरा अमीनो एसिड कार्बन,
4 वैलेंसी, हाइड्रोजन, C डबल OH, वेरिएबल ग्रुप, और यहां पर लगा दिया NH2, ऐसे लिख दिया NH, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब इधर देखना बेटा, अब अगर मैं आपसे कहूं, अच्छे से देखना इस चीज को, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने ले लिया OH, अब कहोगे सर एसिड से OH कैसे ले सकते हैं बेटा, एसिडिफिकेशन पढ़े हो ना, तो वहां पर एसिड OH देता है, ठीक है। तो C डबल OH से हमने क्या ले लिया, OH, गॉट इट, और NH2 से ले लिया हमने H, तो क्या हो गया बेटा, क्या रिलीज होगा, H2O, H2O हमारा क्या हो जाएगा, रिलीज। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो अब जब H2O हो गया रिलीज, तो यहां पर बन गया आपका CONH बॉन्ड, गॉट इट। तो ये CONH बॉन्ड जो है आपका, ठीक है, अच्छे समझना, ये बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं बना, नहीं तो आप समझ लो हाइड्रोजन से बना है, NH ऐसे लिख दे रहा हूं। ये CONH बॉन्ड जो है आपका, यही कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड, यही कहलाता है एमाइड बॉन्ड। बेटा 2 अमीनो एसिड के बीच में कितना पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड। 3 अमीनो एसिड जोड़ोगे तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड, 4 जोड़ोगे तो 3 पेप्टाइड बॉन्ड, 10 जोड़ोगे तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब अगर आप फालतू बात करो तो आप फॉर्मूला बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बस आप ऐसे करके देख लो ना, 2 अमीनो एसिड के बीच एक पेप्टाइड बॉन्ड, 3 के बीच में 2, 4 के बीच में 3 पेप्टाइड बॉन्ड, 1 2 3। तो अगर दे 100 अमीनो एसिड है, कितने पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपका कहलाएगा 99 पेप्टाइड बॉन्ड। अब अगर आप ट्रिक पे भरोसा करते हो तो फिर ट्रिक बना लो फालतू सी, कि नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड -1, पर ये बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहां पर हम नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सीख लिए हैं। चलो अब चलो जल्दी से देखो और मुझे बताओ, ये आपका मोनोपेप्टाइड है या डाइपेप्टाइड है, ये आपका क्या कहलाएगा, मोनोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, ये आपका क्या कहलाएगा, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ये क्या कहलाएगा, टेट्रापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड, ये क्या कहलाएगा आपका, टेट्रापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड या हेक्सापेप्टाइड, जल्दी से बताओ बेटा। ये आप सोच रहे होगे ये है मोनोपेप्टाइड, मोनोपेप्टाइड कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, डाइपेप्टाइड से शुरू होता है। अब इसका मतलब समझना, कई बार हम समझते हैं डाइपेप्टाइड का मतलब हुआ 2 पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल गलत बात। डाइपेप्टाइड का मतलब होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा 2 अमीनो एसिड जोड़े गए हैं। मतलब डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड एक ही है, लेकिन डाइपेप्टाइड का मतलब आप गलत निकाल देते हो, इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा 2 अमीनो एसिड जोड़े गए। तो ऐसे ये हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा 3 अमीनो एसिड जोड़े गए। ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी टेट्रापेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जोड़े गए। ये आपका हो गया पेंटापेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड जोड़े गए। गॉट इट, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस तरीके से हमने ये भी सीख लिया। अब अगर मुझसे आप पूछो कि सर हम अमीनो एसिड की चेन बना रहे हैं, ठीक है, और मुझे एग्जाम दे दिया 5 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, अच्छे से समझिएगा, अच्छा सवाल है ये। 5 अमीनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको आता होगा तभी आप इस तरीके के सवाल तुरंत निकाल पाओगे, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, जेनेटिक्स के रिवीजन में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वीडियो एक आएगा। तो अभी क्या है, आपको दिया हुआ है 5 अमीनो एसिड है और कह रहा है कि बताइए कितने, और आपको ये नहीं बताया है कि कौन सा अमीनो एसिड कहां यूज हुआ है, ठीक है। और आपको 5 अमीनो एसिड दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि यहां पर ग्लाइसिन ग्लाइसिन, एलानिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन हो सकता है, सीरीन 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 पूरे में रिपीट हो सकता है, ठीक है। अमीनो एसिड की चेन है, प्रोटीन नहीं बनी है, ध्यान रखना तो मेरी बात, प्रोटीन हेटेरोपॉलीमर है। तो कह रहा है यहां पर ग्लाइसिन 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 एलानिन एलानिन हो सकता है, मतलब वो 20 अमीनो एसिड कहीं भी कैसे भी यूज हो सकते हैं। गॉट इट, मतलब पूरी ग्लाइसिन की चेन हो, पूरी एलानिन की हो, या 2 ग्लाइसिन हो 3 एलानिन हो, या 2 एलानिन हो 3 ग्लाइसिन हो, या सब सीरीन हो, या ग्लाइसिन सीरीन एलानिन आपका आइसोल्यूसिन कुछ हो, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितने तरीके की आपकी चेन बन सकती है, कितने टाइप्स की चेन बन सकती है 20 अमीनो एसिड को यूज करके। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ये क्या है, टेट्रापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेंटापेप्टाइड चेन कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 20 अमीनो एसिड इन एनी वे। तो अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो मैथ्स में पढ़ते हैं उसके थ्रू अगर हम जाए तो यहां पर बेटा कितने अमीनो एसिड यूज हो सकते हैं 20, यहां पर कितने यूज हो सकते हैं 20, यहां पर कितने यूज हो सकते हैं 20, यहां पर कितने यूज हो सकते हैं 20, यहां पर भी कितने यूज हो सकते हैं 20 में कोई भी। तो पहले वाले पर 20 टाइप की पॉसिबिलिटी है कि 20 में कोई यूज होगा, दूसरे में भी 20 में कोई यूज हो सकता है, तीसरे में भी 20 में कोई यूज हो सकता है, चौथे में भी
20 पे कोई भी यूज हो सकता है, 520 में कोई यूज हो सकता है, ठीक है। और सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाता है टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। और कितना हो जाएगा ये बेटा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 20 रेज द पावर 5 विल बी आवर आंसर। गॉट इट। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता तो टेंशन मत लेना, जिन्हें नहीं आता वो आप जेनेटिक्स में सीख लेंगे, और जिन्हें आता है वो क्वेश्चन को एंजॉय करें। अब लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन भैया वैल्यू मेथड लेना, वो 4 की दे देगा तो फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। 4 होगा तो कुछ नहीं, फिर 20 रेज द पावर 4 कर देना। अच्छा अब अगला देखना बेटा, मुझे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि पेंटापेप्टाइड चेन है, बताओ कितने तरीके की पेंटापेप्टाइड चेन बनेगी। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, जब आपका ये जो पांचों अमीनो एसिड यूज हुए हैं, अगर कोई अमीनो एसिड पहले में यूज हो गया वो दूसरे में नहीं यूज होगा, जो दूसरे में यूज होगा तीसरे में नहीं होगा, जो तीसरे में हो गया वो चौथे में नहीं होगा, चौथे में हो गया पांचवें में नहीं होगा। मतलब अगर पहले में ग्लाइसिन है तो ग्लाइसिन कहीं नहीं होगा, अगर दूसरे में एलानिन है तो एलानिन कहीं नहीं होगा, ग्लाइसिन एलानिन नहीं भर सकते हम तीनों में, ठीक है। तो इस केस में कितने तरीके की पेंटापेप्टाइड चेन बनेगी, कॉमन क्वेश्चन। अब इधर देखो बेटा, पहले में आप 20 में कोई भी भर सकते हो, लेकिन अब जो पहले में भर दिया है वो अगले में नहीं भर सकते हो। अगर पहले में ग्लाइसिन यूज कर लिया तो दूसरे में ग्लाइसिन नहीं रख सकते हो, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में था क्या था, रिपीट करो कुछ करो, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन मना है। तो दूसरे में अब हम 20 नहीं और 19 भरेंगे। अब 2 यूज कर लिए, तीसरे में 18, अगले में 17, अगले में अब 16 भर सकते हैं बस, और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर, दैट्स ऑल। ये एक बहुत ही प्यारे सवाल होता है, सुनने में कठिन लगते हैं लेकिन ये बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छे से इसे सॉल्व करिएगा। अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जानते हैं तभी आप कर पाएंगे। नाउ 2 नोट पॉइंट हैं, इन्हें याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। अगर पूछे कि एनिमल में सबसे ज्यादा, एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन कौन सी है, आपका आंसर होगा कोलेजन। गॉट इट। कॉमन सेंस लगाइए, सबसे एबंडेंट टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में पाई कौन सी प्रोटीन जाती है, कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है और उनमें पाए जाने वाले कोलेजन फाइबर मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। अगर पूछे लेकिन होल बायोस्फीयर में, पूरे जीव जगत में सबसे एबंडेंट प्रोटीन कौन है, तो आपका आंसर होगा रुबिस्को, दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आपका किसमें बेटा, जब हम पढ़ते हैं आपका फोटोसिंथेसिस, जहां पर राइबोलोज जो है आपका कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम कर सकता है, ऑक्सीजनेज की तरह भी। तो एनिमल वर्ल्ड में सबसे एबंडेंट पूछा जाए कोलेजन, लेकिन होल बायोस्फीयर में पूछा जाए तो राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो इस तरीके से हमारा पहला सेक्शन खत्म होता है।